नमस्कार। आज हम एक ऐसे चुनावी नतीजे की पड़ताल करेंगे, एक ऐसी सीट की कहानी जहां सियासत की बाजी सिर्फ एक धागे के फर्क से पलट गई। ये कहानी है वाल्मीकि नगर की। स्क्रीन पर जो आप ये नंबर देख रहे हैं 0.72%, ये महज एक आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक पूरे राजनीतिक भूचाल की कहानी कहता है। वाल्मीकि नगर में 2025 के चुनाव में जीत का मार्जिन बस इतना ही था। और अगर इसे वोटों में तब्दील करें तो सोचिए, लाखों वोट पड़े और उनमें से सिर्फ 1675 वोटों ने तय कर दिया कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये हुआ कैसे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं वाल्मीकि नगर से। यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट ने मौजूदा विधायक के खिलाफ एक ऐसी जीत दर्ज की जिसे आप हैरत अंगेज ही कह सकते हैं। धागे भर के अंतर से मिली जीत। और देखिए, ये जीत और भी ज्यादा चौंकाने वाली तब लगती है जब हम थोड़ा पीछे जाकर 2020 के नतीजों को देखते हैं। सिर्फ 5 साल पहले इसी सीट पर कांग्रेस को 21,585 वोटों से एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, और अब महज 1,675 वोटों से जीत। मतलब ये कोई छोटा मोटा उलटफेर नहीं था, ये तो जैसे पूरी की पूरी सियासी जमीन ही खिसक गई हो। तो फिर सवाल वही है, इतना बड़ा बदलाव आखिर आया कैसे? जवाब के लिए हमें इन आंकड़ों से थोड़ा बाहर निकलना होगा और वाल्मीकि नगर की जमीन की नब्ज को टटोलना होगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि वहां के लोगों के असली मुद्दे क्या हैं, कौन सी चीजें हैं जो उनकी जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। देखिए, वाल्मीकि नगर की सियासत को समझने की पहली सीढ़ी है उसके ग्रामीण मिजाज को समझना। यहाँ की 90% से भी ज्यादा आबादी, सोचिए, गांव में रहती है, और इसीलिए यहाँ के वोटर्स के लिए बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दे शायद उतने मायने नहीं रखते जितना कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी जरूरतें और परेशानियां। और ये परेशानियां छोटी मोटी नहीं है, बल्कि बहुत गंभीर हैं। एक तरफ गंडक नदी की बाढ़ है जो हर साल तबाही लेकर आती है, दूसरी तरफ बंद पड़ी चीनी मिलें जिन्होंने इस इलाके की आर्थिक रीढ़ ही तोड़ दी है, फिर गहराता हुआ खेती का संकट, और इन सब की वजह से मजबूरी में लोगों का पलायन। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां लोग आर्थिक और कुदरती दोनों तरह की मुश्किलों से जूझ रहे हैं। एक लाइन में अगर इस पूरी स्थिति को समझना हो तो वो ये है कि ये इलाका बंद चीनी मिलों की वजह से एक स्थायी कृषि संकट से जूझ रहा है, और इसीलिए यहाँ पर्यावरण से जुड़े संकटों का मैनेजमेंट ही चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। सीधी सी बात है, यहाँ के लिए वोट, पेट और अस्तित्व की लड़ाई है। और जब मुद्दे इतने बुनियादी और गंभीर हों तो हमारे लोकतंत्र के संवैधानिक मूल्य और भी ज्यादा अहम हो जाते हैं। हर एक नागरिक का सम्मान, उसकी गरिमा और सार्वजनिक बहस में जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखने का हक, यही वो बुनियाद है जिस पर ये उम्मीद टिकती है कि वोटर्स की इन तकलीफों को सुना जाएगा और उन पर काम भी होगा। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आखिर चैलेंजर ने, यानी भी विपक्षी उम्मीदवार ने, लोगों की इस गहरी परेशानी को एक विनिंग फॉर्मूले में बदला कैसे? तो इस जीत के कोड को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। पहला बड़ा सुराग हमें मिलता है वोटर टर्नआउट में। जरा देखिए, 2020 में जहां 63% वोटिंग हुई थी, वहीं 2025 में यह आंकड़ा उछलकर 70% के पार चला गया। ये सिर्फ बढ़ा हुआ मतदान नहीं था, नहीं, ये वोटर्स के गुस्से की एक लहर थी जो शायद मौजूदा सरकार को एक सख्त संदेश देने के लिए उठी थी। और दूसरा कारण एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। इसे कहते हैं डेमोग्राफिक कंसोलिडेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है समाज के अलग अलग वोटिंग ग्रुप्स को एक साथ लाना। यहाँ पर एक मजबूत मुस्लिम वोट बैंक को कुशवाहा समुदाय के साथ जोड़ा गया। मकसद साफ था, एक ऐसा मजबूत गठबंधन बनाना जो सामने वाले के पारंपरिक वोट बैंक को तोड़ सके। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये जीत जितनी कमाल की थी, उतना ही ये जो मामूली सा अंतर है, ये अपने पीछे कुछ बहुत बड़े खतरे भी छुपाए हुए हैं। खतरे जो इस नए जनादेश के लिए एक चुनौती बन सकते हैं। ये जीत कितनी नाजुक है, इसे समझने के लिए 3 बातों पर गौर करना होगा। पहली बात तो यही कि जीत का अंतर सिर्फ 1675 वोटों का है, मतलब एक माइक्रो मार्जिन। दूसरा, 5000 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स का एक गंभीर मुद्दा है जो पड़ोसी राज्य से आते हैं। और तीसरा, हर साल आने वाली बाढ़ जो एक परमानेंट एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार के खिलाफ माहौल बनाए रखती है। अब जरा इस 5000 वाले आंकड़े पर रोकिए और सोचिए,
ये वो वोटर्स हैं जिनका नाम शायद यहाँ की लिस्ट में भी है और पड़ोस के राज्य की लिस्ट में भी। ये हमारी पूरी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सोचिए, 5000 संदिग्ध वोट। ये संख्या तो अकेली ही जीत के पूरे 1675 वोटों के मार्जिन को खत्म कर सकती है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि क्या हुआ और कैसे हुआ। अब अतीत के विश्लेषण से आगे बढ़कर भविष्य पर नजर डालते हैं। सवाल ये है कि इस बेहद नाजुक जीत को पक्का करने के लिए आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, वो भी एक ऐसी रणनीति जो सटीक हो और डेटा पर आधारित हो। इस जीत को एक स्थायी जीत में बदलने के लिए एक 4 कदमों वाला लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए। पहला कदम फाउंडेशन बिल्डिंग, मतलब अपनी नींव को मजबूत करना, जिसमें सबसे जरूरी काम है वोटर लिस्ट की सफाई। दूसरा, नैरेटिव सेटिंग, यानी लोगों से जुड़े असली मुद्दों पर एक मजबूत कहानी गढ़ना। तीसरा, ग्राउंड एक्टिवेशन, जमीन पर अपने संगठन को पूरी तरह से एक्टिव करना। और आखिरी, चौथा कदम, फाइनल स्प्रिंट, यानी चुनाव के आखिरी वक्त में अपनी पूरी ताकत लगा देना। हाँ, एक बात यहाँ पर बहुत जरूरी है। जब हम डेटा पर आधारित रणनीति की बात करते हैं तो ये हमेशा याद रखना होगा कि इसमें लोगों की प्राइवेसी, उनकी निजता और उनकी सहमति का पूरा सम्मान हो। भारत का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून भी इसी सिद्धांत को सबसे ऊपर रखता है। आखिरकार सियासत में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों का भरोसा तोड़कर तो नहीं किया जा सकता। तो अंत में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। जब राजनीति इतनी सटीक हो जाए, जब चुनाव दशमलव के अंकों से जीते या हारे जाने लगे, तो ये गवर्नेंस से यानी शासन से क्या मांग करती है? तब शासन की जिम्मेदारी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है? ये कहानी सिर्फ एक सीट जीतने या हारने की नहीं है। ये कहानी उस नाजुक भरोसे की है जिसे इतने कम फर्क से जीता गया है और अब उसे निभाने की चुनौती